हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया था जिसमें आपने बताना था यहाँ पर कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं या किस प्रकार से हमारे मित्र हैं। इस पर आपको कम से कम 10 लाइन्स या फिर 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने थे। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने अपने क्वेश्चन का आंसर किया होगा। आज हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चंस आए हैं और हमने किस प्रकार से उनके आंसर यहाँ पर किए हैं। क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज में ही आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले हमने फिलिंदा ब्लैंक्स यहाँ पर देखे हैं जिसमें कहा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, आपने कहा सूक्ष्म जीवों को हम डैश की सहायता से देख सकते हैं। तो डैश में आपने क्या लिखा, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, यानी कि हम सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। सेकेंड है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आपने कहा कि डैश को ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल डैश को डायरेक्टली हवा से क्या करते हैं, फिक्स करते हैं या स्थिर करते हैं, जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। तो आपने कहा कि क्या फिक्स किया गया था यहाँ पर, नाइट्रोजन। पूरा स्टेटमेंट कैसा आएगा, blue green algae fix nitrogen directly from the air and enhance the fertility of the soil। क्लियर है। तीसरे हमारे पास आता है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश, यानी कि यहाँ पर जो अल्कोहल का निर्माण डैश की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, ईस्ट की सहायता से। तो हमारा थर्ड जो आएगा वो आएगा ईस्ट, कि अल्कोहल का निर्माण ईस्ट की सहायता से किया जाता है। लास्ट है कोलेरा इज कॉज्ड बाय, आपने कहा कोलेरा जो होता है वो किसके द्वारा कॉज्ड होता है, विब्रियो कोलेरा, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया यहाँ पर आता है। क्लियर है इतना। चलिए, सेकेंड है टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। जो स्टेटमेंट नंबर ए है उसमें कहा गया है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड आया है, अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी आपके पास आती है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एंटीबायोटिक, यानी कि निम्नलिखित एक प्रतिजैविक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है, एक प्रतिजैविक है। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट नंबर सी देखते हैं, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, आपने कहा मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है। क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है या बटरफ्लाई है। आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर डी हमारे पास आती है उसमें कहा गया है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संचारी रोगों का निम्नलिखित में से। ऐसा नहीं है कि आपको सबसे मोस्ट कॉमन कैरियर बताना है, यहाँ पर आपने कहा कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो संचारी रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या होता है। तो हमने कहा घरेलू मक्खी होती है, क्योंकि मक्खी क्या करती है, एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान में जाती है, तो इजिली क्या कर सकती है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उन्हें स्प्रेड कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे आगे आपसे पूछा गया है द ब्रेड और इडली डो रेज बिकॉज ऑफ, यानी कि ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण फूलता है। आपने कहा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। हमने पूरा डिस्कस किया था कि ईस्ट किस प्रकार से ग्लूकोज को क्या करेगा, खाएगा, यानी कि ग्लूकोज का निम्नीकरण करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल दोनों ही डो से बाहर निकल जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होगी तो ये क्या बनाएगी, रास्ता बनाएंगी, ठीक है, जाने के लिए, जिससे कि डो क्या होता है, फूल जाता है। हमने कहा डो फूलेगा तो हमारे पास इसका क्या फायदा हुआ, जो डो होता है वो सॉफ्ट होता है, जो आपको ब्रेड मिलेगा, जो केक मिलेगा वो सॉफ्ट होता है यहाँ पर खाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, यानी कि शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपने कहा ये जो प्रक्रिया है इस ग्लूकोज का इस अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपने कहा फर्मेंटेशन कहलाता है या किण्वन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। ये हम कर चुके हैं, एक बार आप लोग देखिए इस कॉलम को, दोनों कॉलम को, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया है एक बार देखिए क्या आप कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से जब मैच किया था तो हमारे पास कुछ टेबल इस प्रकार से आई थी जिसमें आपने कहा था जो बैक्टीरिया है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने कहा बैक्टीरिया है, राइजोबियम हमारे पास आता है, लैक्टोबैसिलस हमारे पास आता है। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया और लैक्टोबैसिलस हो गया। आपने कहा दोनों ही बैक्टीरिया हैं, आपको नाम पढ़ करके यहाँ पे ध्यान देना है। अगर किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम दिया गया है इट मीन्स कि वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर कर रहा है, यानी कि सेटिंग ऑफ कर्ड या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं, आपने कहा कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। आपने कहा क्या सूक्ष्म जीवों को अपनी आंखों से देखा जा सकता है, यदि नहीं तो हम किसका उपयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए? आपने कहा हम यूज करेंगे यहाँ पे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास जो मुख्य ग्रुप आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो हैं जीवाणु, उसके बाद है कवक, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, विषाणु। ध्यान दीजिए एक चीज, विषाणु को जब आप देखेंगे तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में से नहीं रखेंगे, ठीक है? बाकी के आपके पास सारे लिविंग आते हैं लेकिन विषाणु लिविंग में नहीं रखेंगे, ना ही नॉन लिविंग कैटेगरी में रखेंगे। हमने कहा था दोनों के बीच की कड़ी होती है, इसीलिए अगर कहा जाए कि द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एस फॉलो, तो लिविंग में आप सिर्फ इनको लिखेंगे, वायरस को नहीं लिखेंगे, ठीक है? नॉन लिविंग में भी जो वायरस है वो नहीं आता है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जो कि नाइट्रोजन को मिट्टी में क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है, स्थिर कर सकता है। उसका नाम है राइजोबियम, जो कि आपने देखा था जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे थे। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो आपको होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन आपके पास था राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर 10 पंक्तियां लिखिए। आपको ये बताना है कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाने हैं। तो जिन बच्चों ने अपना होमवर्क किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें सारा नोट करना है। बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना काम किया है वो यहाँ पे क्या करेंगे, मैच करते रहेंगे कि आपके कौन कौन से जो पॉइंट है वो मैच होते हैं। नए पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे तो आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड बिलो। अच्छा, पहला ऑप्शन जो है वो नीचे है, ठीक है? पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ये वाला। क्या कहता है पहला ऑप्शन? आप देखिए, आपने कहा दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल स्पीसीज एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, यानी कि ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए जैविक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि बैक्टीरिया द्वारा क्या अहानिकारक और उपयोगी पदार्थ में टूट जाते हैं। सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे। सबसे पहला फंक्शन तो यही है। जैसे कि हमने कहा बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो क्या जिससे क्या होगा, अपशिष्ट निकलेगा। अब आपने कहा कोई भी चाहे चीज है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, जिसका उपयोग हमारे और आपके द्वारा किया जा रहा है
उनसे अपशिष्ट भी निकलेगा। हम भोजन खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो आपने कहा एक्सक्रीशन भी होता है, एक्सक्रीटा भी निकलता है। लेकिन हमने कहा कि जब यहाँ पर हम फसल को उगाते हैं तो आपने क्या किया, ऐसा तो नहीं होता है कि सारी जो जैसे अनाज आपने यूज कर लिया है, हो सकता है कि उसका घास जो है वो आप चारे के रूप में प्रयोग कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो चारे के रूप में प्रयोग में ना लाई जाती हो। तो आपने कहा घास हो गई है, आपने कहा फल सब्जियों के छिलके हो गए हैं, आपने कहा डेड बॉडी हो गई है, जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडी हो गई है, ये सारी क्या है, आपने कहा ये होता है कचरा, जिसे हम जैविक कचरा या जैविक अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। अब जैविक अपशिष्ट की भी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि वो अपशिष्ट पदार्थ या फिर वो कचरा जो कि किसी लिविंग से क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्पादित हो रहा है, उसे हम जैविक कचरा कहेंगे। हमने कहा जैविक कचरा, सोचिए अगर उसका निपटन नहीं होता, नेचुरली प्राकृतिक रूप से अगर इनका निपटन नहीं किया जाता, तो आज हमारे पास ये सिचुएशन आती कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं बचता जो खाली रह जाता या जो क्लीन होगा। अब सब चीज को लेकर के अगर हम चले, हमने कहा हम स्टार्टिंग से अगर देखें, सब्जियों के छिलके हमारे घरों में 2 या 3 टाइम में सब्जी बनती है, मिनिमम 2 टाइम तो बनती है, ठीक है। आपने कहा सब्जियों के छिलके हैं, फल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं खाने में। अब ये जो फल और सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, किसी की गाय है तो वो गाय वहां पर खा सकती है, लेकिन अगर गाय नहीं हो, फिर आपने कहा ये क्या करेंगे हम, ये जो फल सब्जियों के छिलके हैं या बचा हुआ खाना है, हम एक जगह में एकत्र कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उसका क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है, या फिर हमने कहा जो जानवरों को अवशेष होते हैं, जो डेड बॉडी होती है, जो एनिमल्स की होती है, इनका क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि आप देखते हैं कुछ टाइम बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो कुछ कृमि होते हैं, वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को निम्नीकरण इनका कर देते हैं या इनका अपघटन कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ कृमि हो सकते हैं, जो क्या बनाते हैं, जैविक कचरे से, ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैविक कचरे से बन क्या रहा है, आपने कहा अहानिकारक और उपयोगी पदार्थ बन रहा है। इस अहानिकारक और उपयोगी पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, खाद कह सकते हैं या मैन्योर कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला सबसे पहला फंक्शन तो ये हुआ कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो गया है, वो साफ हो गया है, और हमें क्या मिला, एक फिर से एक और उत्पाद मिला है जिसका प्रयोग हम अपने लिए कर सकते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, तो पहले पॉइंट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। सेकंड जो पॉइंट आता है, आपने कहा curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. It multiplies in milk and convert it into curd. सेकेंड पॉइंट में हमें बताया गया कि दही में कई सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से जीवाणु जो होते हैं जिनका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, दही के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ये दूध में गुणित होकर दही में परिवर्तित कर देते हैं। दही दूध में गुणित होने का मतलब है कि अपनी संख्या में वृद्धि कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, और हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर आपने जीवों में देखा होगा तो आपने कहा दोनों तरीके से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या होता है, टाइम लगता है, लैंगिक में ज्यादा टाइम लगेगा और लैंगिक में थोड़ा कम लगेगा। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत जल्दी ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत रैपिडली होती है, यानी कि बहुत कम टाइम में क्या होते हैं, सैकड़ों में ही अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो हमने कहा कि दही के निर्माण में क्या आते हैं, ये सहायता करते हैं। दही का निर्माण किसके द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, वहां पर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे कि दही जम जाती है। और आपने कहा वहां पर आपको जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी आपको चेंज होती हुई दिखाई देती है। सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड के बारे में बात करते हैं।
बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। हमने बोला सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो पानी, अचार और कई अन्य खाद्य पदार्थ को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। कि चावल की इडली, डोसा बैटर के किण्वन के लिए बैक्टीरिया और खमीर की हम क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। कितने हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, 4, यानी कि हमारे पास जो 4 हैं वो बेनिफिट्स आ गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। आगे के पॉइंट्स देखते हैं जिनमें हमें बताया गया है microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, जिसे विनेगर कहते हैं, यानी कि अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड या सिरका के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे ये 56 पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और कवक से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज हम क्यों करते हैं, जो हमारे हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या तो उन्हें किल करते हैं या फिर क्या करेंगे, इनके ग्रोथ को रोकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 7, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट। आपने कहा कि क्या करेंगे, टीके के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब टीके का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जब वैक्सीनेशन करवाई जाती है या टीकाकरण करवाया जाता है तो हमारी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, कैसे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। हमने बात की थी यहाँ पर वैक्सीनेशन, कुछ हमारे पास शब्द आते हैं जैसे टीकाकरण है, हमने बोला था यहाँ पे एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने बोला था इम्यून सिस्टम होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है 8th पॉइंट है, some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with the nitrogen and increase its fertility। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हमने पहला पॉइंट पढ़ा था तो पहले पॉइंट में आपको इतना भी ध्यान देना है, ठीक है, इन्वायरमेंट की क्लीनिंग हो रही है, लेकिन इसी में जो दूसरा हमारे पास बेनिफिट आता है, आपने कहा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है। तो हमने बात की है यहाँ पर, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें हमें बता रखा है कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन के साथ मिट्टी को समृद्ध करने और इनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। ठीक नहीं होगा, स्थिर होगा। अब जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी तो हमने कहा था नाइट्रिफिकेशन है, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, फिर नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, फिर उसके बाद हमने कहा कि अमोनिफिकेशन होता है। ठीक है, अमोनिफिकेशन के बाद हमने कहा डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने क्या कहा, पहला जो पॉइंट है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ उसमें N2 से क्या बना, NH4, ठीक है, अमोनिया बना था। ठीक है, उसके बाद हमने कहा नाइट्रिफिकेशन जब हुआ सेकेंड पॉइंट में, उसमें हमने कहा NO2 एंड NO3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, जिसे हमने नाइट्रिफिकेशन कहा। नाइट्रिफिकेशन से फिर क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन में हमने क्या कहा कि यहाँ पर NO3 का जो एब्जॉर्प्शन है, NO3 को यूज किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा, यही हमने कहा था कि जो NO3 है उसे यूज किया जाएगा प्लांट्स के थ्रू।
प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स को कंज्यूम किया जाएगा एनिमल्स के थ्रू, यानी एनिमल क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे। तो एनिमल्स में भी क्या होगा, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो आ जाते हैं। अब क्या होगा, प्लांट और एनिमल्स दोनों की डेथ हो गई है या जो एक्सक्रीटा हो गया है, उससे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये फिर से फर्दर सॉइल में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब सॉइल में ऐड हो जाते हैं तो अपने का फिर से अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि क्या हुआ, अमोनिफिकेशन हुआ, जो हमारा तीसरा स्टेप आता है। ठीक है, क्या हुआ, तीसरा स्टेप हमारे पास आता है अमोनिफिकेशन। अब ये जो साइकिल है ये फिर से इसी प्रकार से चलेगी, जैसे NH4 से आपने कहा फिर क्या होगा, NO2 NO3 का फॉर्मेशन होगा। एक तो साइकिल ये वाली चलेगी, एक क्या होगा यहाँ पर आपने कहा डायरेक्टली ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हमने क्या कहा, डी नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है उसमें हमने क्या कहा कि ये जो प्रोसेस है वो पूरी क्या हो रही है, अब वहीं पर आ गई है जहां से स्टार्ट हुई थी। डी नाइट्रोजन फिकेशन हमने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे, जब हमने कहा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है या फिर हमने कहा नाइट्रिफिकेशन हो रहा है या हमने कहा अमोनिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग स्टेप में हमने अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी, जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब नाइट्रिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन का ही पार्ट नहीं बनाएगा, बल्कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि आपको होमवर्क में दिए गए थे। मैंने कहा था एक फंक्शन, तो जो मेजर फंक्शन हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि नाइट्रोजन यहाँ पर प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप समझते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन क्या है, हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, नई सेल्स के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मसल्स के जो ग्रोथ है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं या नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज होती है, इसके लिए आपको होमवर्क में दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना था। मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क में किया होगा, अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमने कहा कि जो एट्थ हमारे पास जो एट्थ बेनिफिट आता है, जो आठवां हमारे पास फंक्शन आता है, वो क्या है कि कुछ जो बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो नाइट्रोजन को स्थिर करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा जब डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में ही जो माइक्रोब है वो हेल्पफुल है। जब डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है, यानी कि जो नाइट्रेट नाइट्राइट है वो फिर से नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तब भी यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसे देख लेते हैं। आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा सूक्ष्म जीव पौधे और जो जंतुओं की मृत कार्बनिक कचरे को सरल पदार्थ में बदलने के लिए विघटित होते हैं। These substances are again used by other plants and animals। अब क्या होगा, यहाँ पर इन पदार्थों का फिर से अन्य पौधे और जानवरों के द्वारा उपयोग किया जाता है। Thus, microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। आपने कहा इस प्रकार सूक्ष्म जीवों का उपयोग हानिकारक और बदबूदार पदार्थों को डिग्रेड करने में, यानी कि उनके निम्नीकरण के लिए क्या किया, सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो यहाँ पर जो हानिकारक पदार्थ है उनके निम्नीकरण में किया जाता है और इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जब बढ़ी है तो किन तरीकों से बनी होगी या मिट्टी में ऐसा क्या हुआ होगा, आपने कहा कुछ पोषक तत्व यहाँ पर ऐड हुए होंगे। ठीक है, कुछ क्या होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर ऐड हुए होंगे, कुछ पोषक तत्व ऐड हुए होंगे। इसके अलावा ये सॉइल प्रोफाइल को भी ठीक करता है। जैसे कि हमने कहा कि कुछ ऐसी मिट्टी होती है, जैसे कि आपने चिकनी मिट्टी में बोला कि पानी जो है वो रिलीज नहीं हो पाता है, तो ऐसी मिट्टी में जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। ऐसी मिट्टी में आपने कहा जल निकासी में सहायक होता है। अगर हम कहें रेतीली मिट्टी, तो रेतीली मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसमें पानी ठहरता नहीं है। तो आपने कहा कि जल जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो जल धारण क्षमता है, उसे बढ़ाएगा किसमें, रेतीली मिट्टी में। जो जल निकासी की प्रक्रिया होती है उसे बढ़ाएगा किसमें, यहाँ पे चिकनी मिट्टी में। अलग अलग सॉइल जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल आपने पढ़ी है, आपने कहा हर प्रकार की सॉइल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, सॉइल प्रोफाइल को ये अच्छा बनाता है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब यहाँ पर आपके इसके अलावा कुछ और अगर आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, आप इनमें ऐड कर सकते हैं। एक बार पढ़िए इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर हानिकारक प्रभाव आते हैं सूक्ष्म जीवों के। तो बेसिकली जो लास्ट के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, जिसमें हमने हार्मफुल इफेक्ट देखा था और हमने बेनिफिट्स देखे थे, वो दोनों ही पॉइंट आपके 2 क्वेश्चन में यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल है कोलेरा इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड विब्रियो कोलेरा। इन एनिमल्स द virus cause foot and mouth disease. Microorganisms spoil food by decomposing the food material. Some microorganisms spoil leather and cloth. Microorganisms are also responsible for food poisoning. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को पैराग्राफ की तरह ना लिख करके पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा। आपने कहा सूक्ष्म जीव पौधे और जानवरों में रोग पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले कि मनुष्य में हैजा विब्रियो कॉलेरा नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा, जानवरों में वायरस पैर और मुंह के रोग का कारण बनता है। तीसरा है सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों का अपघटन कर भोजन को खराब कर देते हैं। चौथा है कुछ सूक्ष्म जीव चमड़े और कपड़ों को खराब कर देते हैं। ठीक है। और पांचवा है फूड पॉइजनिंग के लिए सूक्ष्म जीव भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आप इनमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती हैं या आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आए हैं। एग्जाम्पल हमने देखे थे कि अलग अलग जो डिजीज थे उसको कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, और आपने कहा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि वो ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, उनका जो माध्यम है वो क्या है, उसके बारे में हमने देखा था। तो आप उन पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपके पास आता है, जिसमें आपसे कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स क्या है और एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो आपने कहा एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। आपने कहा केमिकल्स एजेंट दैट किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। रासायनिक एजेंट जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो दोनों तरीके की होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, नेचुरल भी होती है। नेचुरल का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। जैसे हमने कहा जो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी वो थी पेनिसिलिन। ठीक है, जो पेनिसिलियम से बनाई गई थी। तो इस प्रकार से अच्छा आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का हमने नाम देखा है पेनिसिलिन। आपने कहा इनको डिस्कवर किसने किया है और किस प्रकार से किया है, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक बार आप लोग सर्च करेंगे इसके बारे में और पढ़ करके लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स को यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। आपने कहा सबसे पहले तो कोई भी सिर्फ एंटीबायोटिक की बात नहीं है, आप कोई भी मेडिसिन अगर ले रहे हैं या कोई भी आप होम रेमेडी भी अगर आप यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले अपने डॉक्टर से यहाँ पर सलाह ले लेंगे। डॉक्टर अगर आपको कंसल्ट करता है या डॉक्टर आपको एडवाइस देता है तो तभी आप वो जो एंटीबायोटिक है या कोई मेडिसिन है वो लेंगे। इसके अलावा जब भी कोई मेडिसिन आप लेते हैं, कभी कभी होता है क्या कि जैसे फीवर है,
फीवर के लिए आप लोग कोई भी मेडिसिन अगर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे घर में रहती हैं। जब भी आप किसी मेडिसिन को यूज़ करेंगे जो कि पहले से आपके घर में है या फिर आप उसे केमिस्ट से ले रहे हैं या किसी भी शॉप से आप ले रहे हैं, तो उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को देखेंगे। ये जो 2 चीज़ें हैं ये हम सारे ही प्रोडक्ट में देखते हैं, जो भी आपने कहा कि आपके खाने योग्य जो भी चीज़ें होती हैं या फिर जो पैक्ड फूड होते हैं, इन सभी में हम इसे देखते हैं, लेकिन मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपने कहा एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। सबसे पहला तो यही है कि एंटीबायोटिक्स जो है योग चिकित्सक की सलाह पर ही एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। सेकंड, आपने बोला ऑल्सो वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, यानी कि साथ ही डॉक्टर के द्वारा बताए गए कोर्स को भी पूरा करना है। कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको किसी मेडिसिन के 4 डोज लेने, तो आपको 4 डोज पूरे लेने हैं, क्योंकि जब आप 4 डोज पूरे लेते हैं तो तभी वो प्रॉपरली क्या होंगे, जो अपना इफेक्ट है वो दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 4 के बजाय आपने 3 ले ली हैं या 4 के बजाय आपने 5 ले ली हैं। जितना डॉक्टर कहेगा उतना जो कोर्स है वो आपको पूरा करना है। इसके अलावा आपने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आप देख लेंगे। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट इसीलिए आपको बताई जाती है कि ये जो मेडिसिन है ये तभी तक क्या है, इफेक्टिव है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिसिन है वो एक्सपायरी डेट उसकी चली गई है, यानी कि वो एक्सपायर हो गई है। आपने कहा 2 चीजें हो सकती हैं, या तो क्या होगा कि वो जो मेडिसिन है वो कोई प्रभाव दिखाएगी नहीं, क्योंकि आपने कहा कि जितनी उसकी डेट थी वो वहां पे चली गई है, अब वो उससे आगे काम नहीं कर सकती है। या फिर आपने कहा कि वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं दिखाया बट नेगेटिव इफेक्ट उसने दिखा लिया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उसमें आप उसकी एक्सपायरी डेट को चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है। कुछ और क्वेश्चंस जो आपके होंगे आपके बुक के पीछे, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।